नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स सिक्स में। कॉमर्स के जो एस्टेट का हमारा एग्जाम है तो उसके अंदर मैं सोच रही थी एक रिवीजन सीरीज बना लेते हैं, जिसके अंदर लगभग 5-5, 6-6 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि अब 10 दिन एग्जाम के हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जैसे जितने भी 5-6 टॉपिक में से जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। भी पूरी बुक में से अलग से आपको एक एक टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवाती जाऊंगी अब। ठीक है, तो पहले तो मैंने क्या किया था कि जैसे एक एक टॉपिक को अलग से अच्छे से डिफाइन किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर 5-6 टॉपिक कवर कर लिया करेंगे ताकि आपको आसानी हो उससे। कोशिश तो यही रहेगी कि ऐसा डिस पर आपका क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रिवीजन सीरीज है और उससे पहले एक बार फिर से बोल देते हैं कि अब की बार एस्टेट पार, तो इस बार जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो इस बार हमने एस्टेट पार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करा। ये वाला टॉपिक हमारा हुआ भी नहीं था, तो रिवीजन भी हो जाएगी और आपका क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। जनरली हम लोग जो प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को अपने अकाउंट के अंदर फॉलो करते हैं, जब हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो फॉलो कर रहे हैं। मान लो मैंने कोई अकाउंटिंग पीरियड है वो बना रखे अपना 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आप लोग अगर कोई अकाउंटिंग बना रहे हैं तो आपने बना लिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। किसी ने कैसे कोई जो डिप्रिसिएशन है वो मतलब कि डिमिनिशिंग मेथड से लगा रहा है, कोई ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहा है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गाप, जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला जाता है इसको। तो अब क्या हुआ कि इसमें कंपनी एक्ट आया जब हमारा 2013। उससे पहले तो हम लोग क्या थे कि कोई भी स्टैंडर्ड है उसको अपने हिसाब से कर रहे थे, डेप्रिसिएशन भी, फाइनेंशियल ईयर भी, सब कुछ। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको आपको कौन से सेक्शन, ये आपका है जी सेक्शन 133 सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से 1 अप्रैल 2017 को जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। जैसे आपने अगर पहले मतलब काफी टाइम पहले अगर देखा हो 2013 से पहले, तो कंपनी में जो बैलेंस शीट थी उसका अलग स्ट्रक्चर था। अब अलग स्ट्रक्चर है, अलग से बनाया जाता है एज पर शेड्यूल 1 to लेकर मेरे ख्याल 8 या 9 है, तो अलग अलग है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। इनमें से एक आपका 99.9% तो स्टैंडर्ड एक आएगा ही आपका। यानी ये लगा लो, ये 32 सेक्शन में से अगर हमें ये 32 के 32 सेक्शन याद हो गए ना तो एक से एक नंबर हमारा पक्का हो गया। तो देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं इसको याद करने की। देखिए, एक सीरीज ही है, ज्यादा बात नहीं है, और इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगी कि लगभग क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। ठीक है, एक तो है जी आपका सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी पॉलिसीज को तो डिस्क्लोज करेंगे ना कि अकाउंट हम ऐसे ऐसे बनाने वाले हैं। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं कि आने वाले टाइम में हम क्या क्या सोच रहे हैं। तो नंबर 1 पे आ गया वो। नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर है इन्वेंट्रीज की मतलब कि मेजरमेंट कैसे करनी है, इन्वेंट्री का अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। भी स्टॉक है वो कैसे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे या फर्स्ट इन लीफो या फीफो, आपको पता होगा, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी। तो हम कौन से मेथड के अंदर अपने स्टॉक को मेजर करेंगे, तो वो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपना लिया कि हम बता देंगे कि हमने क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज करनी है। उसके बाद जो हमारा जो स्टॉक है उसका मेजरमेंट कैसे होगा, इन्वेंट्रीज का, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्टॉक भी कर लिया और ये भी कर लिया अकाउंटिंग पॉलिसी। तो तीसरे नंबर पे क्या है, हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा, कैश फ्लो। नंबर 3 नंबर पे कैश फ्लो। नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, इसको तो रट लेना बिल्कुल। नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो गया, कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। फिर आ गया जी आपका कंटिंजेंट इवेंट।
ए आफ्टर अ बैलेंस शीट, मतलब क्या हुआ कि हम लोग कंटिजेंट क्या होता है कि कोई भी ऐसी संभावित घटना भी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, ऐसा हो गया मतलब हमने सोच नहीं रखा लेकिन वो घट गई। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसके बाद हमने बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, क्योंकि हमने तो सोचा नहीं कि अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो गया, तो उसको हम अकाउंटिंग बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद कंटिजेंट इवेंट जब हो जाएगा उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। नंबर 4, फिर आ गया नेट प्रॉफिट, आ गया हमारा नेट प्रॉफिट या इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी दो टाइप से, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या हो गया कि जब हमने ये रूल को फॉलो करा वो पर्टिकुलर पीरियड से लेकर उस टाइम के बाद की भी मतलब कि इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और उससे पहले वाली भी अलग अलग। तो ये हो गया जी नंबर 5 पे आपका बिफोर और आफ्टर नेट प्रॉफिट की स्टेटमेंट। 6 नंबर पे है जी डेप्रीसिएशन, फिर से लगा लो इम्पोर्टेंट। एस्टेट वालों का अगर एग्जाम खोल के देखोगे तो ये और ये बहुत बार आया हुआ है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा आपका, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, डिमिनिशिंग पे लगेगा, कितना % लगेगा, फिक्स एसेट पे कितना लगेगा, आपका वेरिएबल, जो हर चीज है पूरी की पूरी डिटेल कौन बताएगा आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 डेप्रीसिएशन। फिर उसके बाद आ गया जी आपका अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं ना कि हर चीज आप बनी बनाई लोगे। कोई बिल्डिंग वगैरह है, आपने कुछ परचेज करा, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करिए, तो उसका आप अकाउंट कैसे बनाओगे, माल कितना आया कितना गया, वो सब की पूरी डिटेल आपको कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 नंबर पे। फिर आ गया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 विड्रॉ हो चुका है और वो किस में मर्ज हो गया, 26 में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको भी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये भी है एक। इंटेंजिबल एसेट 26 में, पहले किस में था, नंबर 8 पे मर्ज हो गया, विड्रॉ हो गया, अब इसके अंदर आ गया। पहले फिक्स एसेट के बारे में था उसके अंदर। फिर है रिवेन्यू, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ, जितना हमें आय हुई, रिवेन्यू हुआ, उसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, वो सब किसमें आ जाएगा, 9 नंबर पे, 9 नंबर रिवेन्यू। फिर आ गया फिक्स एसेट, इंपॉर्टेंट है ये भी, नंबर 10 फिक्स एसेट। ये भी बहुत बार आपका पेपर में आया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, नंबर 10 पे, इसको भी नोट कर लेना। वैसे तो देखो आपको सभी करने हैं, ऐसा नहीं कि कोई और पेपर में आ जाओ तो आप कह दो मैडम आपने तो इन पे गोले लगाए थे। मेरा मतलब है कि ये जनरली रिपीट हो रहे हैं तो इनको आपने ज्यादा फोकस करना है, लर्न तो आपको सभी करने हैं, ठीक है। फिर आ गया इफेक्ट चेंज इन FER, यानी कि क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर भी आपको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपके बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ा। मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारी फॉरेन की करेंसी है या आपका बिजनेस ऐसा चल रहा है कि फॉरेन में है, अब अचानक से पता चला कि हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो गई, तो उसका हमारी कंपनी की मनी के ऊपर, हमारी जो पोजीशन है उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा, वो सब भी किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा जी इसके अंदर इफेक्ट चेंज इन FER, फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रेट। नंबर 11, गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको कोई डिस्काउंट मिला, गवर्नमेंट ने कोई एक पर्टिकुलर, जैसे लोन वगैरह हैं जो, जैसे कि अभी जो मीडियम स्मॉल इंटर्नशिप के ऊपर लोन दिया जाता है, तो वो सब क्या है, वो एक गारंटी तो है ना, सब्सिडी वगैरह देती है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी कि मुझे इतनी सब्सिडी मिली नहीं, तो हम ये कहेंगे इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आ गया, तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट। नंबर 12, इन्वेस्टमेंट। नंबर 13, कितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा और कैसे कैसे आपको उसमें से इनकम मिल रही है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट भी आ गई, ग्रांट भी मिल गई आपको। फिर उसके बाद है अगर आपकी कंपनी किसी में मर्ज हो जाती है या आप किसी में मर्ज हो रहे हो या आपके साथ कोई और कंपनी हो रही है, तो अमलगमेशन आएगा आपका
नंबर 14 पे फिर है जी रिवाइज्ड एम्प्लॉइज बेनिफिट। एम्प्लॉइज बेनिफिट जो आप अपने कंपनी में जितने भी आपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, आप उसको कितना बेनिफिट देने वाले हो। 2005 में ये रिवाइज हुआ था, तो रिवाइज वाला ही लिखना है आपको। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नंबर 15, आपने कोई भी जैसे मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि हम लोग जो डेट लेते हैं ना, या तो हम इक्विटी लेंगे या डेट लेंगे, तो हमें बोरोइंग कॉस्ट कितनी बड़ी, मतलब जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने अरेंज करा, जो हमने कैपिटल ली, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी आई, वो कौन सा स्टैंडर्ड हो जाएगा जी आपका 16 नंबर। बोरोइंग कॉस्ट 16 नंबर पे। सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा कि आप अलग से क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, अलग से आप रिपोर्टिंग करेंगे, अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे, अलग अलग सेक्शन बनाएंगे और आप रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया जी आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर आ गया आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आपके साथ जितनी भी पार्टीज रिलेटेड हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, जिनके साथ आपका लेन देन है, उन सभी पार्टीज के बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इनके साथ आपका कनेक्शन कैसा है, कितना लेन देन आप लोग कर रहे हैं। ये सब आ जाएगा इसमें। एक बार दोबारा से देख लेते हैं फटाफट से। आपको उम्मीद करती हूँ कि इसी वीडियो में ही याद हो जाना चाहिए, पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े, तभी तो फायदा है ना। नंबर 1 पे अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बताओगे ना। सबसे पहले नंबर 1 पे हमने क्या करना है, हमने पहले ही खोल लेना है कि हाँ जी ये हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएंगे। नंबर 1 पहला काम करना है। दूसरा, जो भी हम माल खरीदेंगे उसकी एंट्री कैसे करेंगे। उसके बाद जो माल खरीद लिया, सब कुछ आ गया, जो हम खरीदेंगे बेचेंगे, जो पैसा आएगा नंबर 3 नंबर पे, उसका क्या करेंगे। फिर आ गया कि अगर मान लो कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, कंटिजेंट इवेंट, जो कि हम लोग ने सोचा नहीं, संभावित है, क्या पता कोई लॉस हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई मतलब कोई भी ऐसा नुकसान हो जाए, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया, जब हमने ये पॉलिसी अपनाई उस पीरियड से पहले, तो क्या हो जाएगा जी, उस पॉलिसी अपनाने के बाद का जो प्रॉफिट है और उससे पहले का प्रॉफिट, दोनों को हम लोग नोट करेंगे। फिर छठे नंबर पे काम कुम तो बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। डेप्रीसिएशन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन करी है तो वो। फिर आ गया 8 नंबर है नहीं, 26 में मर्ज हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। रिवेन्यू फिक्स एसेट नंबर 10 पे है, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 11 नंबर है ये। फिर गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट देती है 12 नंबर पे, तो वो भी। फिर है जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने अगर कोई करी है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा 13 नंबर पे। फिर आ गया अमल नेशन, जो आपकी जो कंपनी है, मान लो किसी के अंदर मर्ज हो गई है, आप किसी में मर्ज हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी आएगा। फिर है रिवाइज एम्प्लॉइज बेनिफिट 2005 के हिसाब से नंबर 15 पे आएगा। फिर है जी बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट, आपने जितनी भी मनी कलेक्ट करी है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग हिसाब से अलग अलग सेक्शन बना के उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। रिलेटेड पार्टी, अगर आपकी कोई भी रिलेटेड पार्टीज है बिजनेस की, उस सबको आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आ गया 19 नंबर पे, 19 नंबर पे लीज। अगर आपने कोई जमीन लीज पे ले रखी है तो उसके बारे में सारी डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बताएगा। अर्निंग पर शेयर, शेयर यानी कि आपने प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद आपकी कितनी अर्निंग निकली, कैसे निकालनी है, क्या है, सब पॉलिसीज कौन बताएगा, नंबर 20 पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर है कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 21। अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, इनकम के ऊपर आप टैक्स कैसे लगाओगे, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट होगा आपका इनकम में, वो आ जाएगा इसके अंदर नंबर 22 पे। फिर आ गया जी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो सब आ जाएगी। अकाउंटिंग, एक आपका खाली अकाउंटिंग है नंबर 13 पे, ध्यान रखना है।
नंबर 13 पे आपका इन्वेस्टमेंट है और नंबर 23 पे आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। ये आपने ध्यान रखना है, इसको कोरिलेट भी कर सकते हो। नंबर 13 से नंबर 23, 10 के बाद अकाउंटिंग आ जाएगा। फिर है जी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, कोई ऐसा काम जो आपने किया था लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो उसको भी आपने लिखना है किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24। फिर है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, आपको एक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है जो ऑडिट के लिए जाएगी आपकी, वो कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25। फिर है जी इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट को यहां से कोरिलेट करो, फिक्स एसेट आपकी जो फिक्स एसेट है वो है नंबर 10 पे, ये है आपके नंबर 16 पे, और 8 नंबर वाली जो थी वो इसमें विड्रॉ हो गई, तो ये ध्यान रखना है। इंटेंजिबल एसेट नंबर 26, नंबर 10 पे फिक्स एसेट और 8 नंबर विड्रॉ हो गई है, इन तीनों को भी कोरिलेट करना है आपको। फिर है जी इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर पे जितना भी इंटरेस्ट लगेगा वो कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। फिर है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, एसेट के बारे में, एसेट का पहले कितना आया था हमारा 26, 10 और 8, ये आ गया इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। फिर उसके बाद आ गया जी आपका 29 प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी के जितने भी प्रोविजंस हैं वो किसमें आएंगे, 29 में। कंटिंजेंट लाइबिलिटी पहले भी आया हुआ है इवेंट नंबर 4 पे, उसको भी ध्यान रखना है, 4 और 29 कंटिंजेंट लाइबिलिटी से ही है, ये प्रोविजन है वो खाली कंटिंजेंट है, इवेंट है वो। फिर आ गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है जितने भी, उन सबकी जो डिटेल है वो भी आ जाएगी आपकी इसके अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30 के अंदर। फिर फाइनेंशियल, इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार से हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 31 में भी है, 32 में भी है, 30 में भी है। 30 के अंदर है जी रिकॉग्निशन मेजरमेंट, और इसके अंदर है प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और नंबर 32 के ऊपर है डिस्क्लोजर। तो आपने ये तीनों का लास्ट में ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट पे आपका डिस्क्लोजर था, नंबर 32 पे भी आपका डिस्क्लोजर है, फर्स्ट और लास्ट डिस्क्लोजर है, ध्यान रखना है। फिर है 31 में भी प्रेजेंटेशन है, तो ये ध्यान रखना है, पहले प्रेजेंट करेंगे फिर हम डिस्क्लोज करेंगे, और पहले हम क्या करेंगे, रिकॉग्निशन, यानी कि पहले पहचान करेंगे फिर प्रेजेंट करेंगे फिर डिस्क्लोज करेंगे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, 1 नंबर आपका पक्का है, सिर्फ इतना आपको देखने से आपकी बात बन जाएगी। थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना कि जैसे फिक्स एसेट है कौन कौन सी है, अपना भी 8 नंबर पे भी है, 10 नंबर पे भी है, 26 नंबर पे भी है और 28 नंबर पे भी है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार आए हुए हैं आपके, तो हो सकता है इस बार भी वही आ जाए, क्या इनमें से कोई और आ जाए आपका। 10 नंबर वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर का और 3 नंबर, और ये वाला आपका 26 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और कराती हूँ, अकाउंटिंग के कुछ और टॉपिक। ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक हमारी सब्सिडरी बुक होती है, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक है, सेल बुक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी देख लो आपकी कौन कौन सी बुक्स होती हैं, उसमें एंट्री कौन कौन सी होती है। कई बार तो खाली सब्सिडरी बुक का नाम पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है, तो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो है जी हमारा कैश बुक, कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है, हमारी मेन बुक भी है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसको हटा दो कैश को। फिर है जी परचेज बुक, फिर है सेल बुक, परचेज रिटर्न,
रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल, एक आ गया जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। ये आपकी सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी हम लोग एंट्रीज करते हैं, जितनी भी हम एंट्री करते हैं वो हम सब कैश से रिलेटेड हैं, तो कैश बुक के अंदर कर देंगे। कैश बुक भी होती है, एक कैश अकाउंट भी होता है। तो कैश बुक क्या है, हमारी मेन बुक भी है और सब्सिडरी की तरह भी होती है। कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई अगर कैश से रिलेटेड है तो कैश बुक में आ जाएगी, बाकी की ये सब्सिडरी बुक के अंदर आ जाएगी। तो परचेज बुक के अंदर कौन सी एंट्री होगी? परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी, क्रेडिट परचेज। इसके अंदर क्रेडिट सेल, जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल होगी वो सारी की सारी सेल बुक में एंट्री होगी। फिर अगर वापिस होता है क्रेडिट वाला ही, तो वापिस आता है तो हमारा सेल रिटर्न बुक में आ जाएगा, और क्रेडिट वाला ही अगर वापिस जाता है तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर आएगा। अगर हमने किसी को बिल दिया है तो बिल पेबल बुक आ जाएगा। अगर हमने किसी से बिल लिया है तो BR के अंदर आ जाएगा। और इस सब के अलावा कोई भी एंट्री बच गई वो कहाँ करें? कैश की भी नहीं है, उधार की भी नहीं है। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? अब हम इसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। इस तरह की जितनी भी एंट्रीज हैं वो इसमें आएंगी। जैसे कि प्रोविजंस हैं ऑन बैड डेट, इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? ये भी जर्नल प्रॉपर के अंदर आएगी आपकी। जनरली ये पूछ लिया जाता है कि जैसे उधार सेल की या उधार परचेज की एंट्री अब हम कहाँ करेंगे? तो उधार वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब किस में होंगी? सब्सिडरी बुक के अंदर। अगर सेल है तो सेल बुक के अंदर, परचेज है तो परचेज बुक के अंदर, और रिटर्न है तो रिटर्न बुक। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये एंट्री कहाँ होंगी जो कि कैश से रिलेटेड भी नहीं है, उधार से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन हुई है, तो वो सभी की सभी एंट्रीज किस में आ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। जैसे कि एक और भी आ गया आपका डेप्रीसिएशन, ये भी इसी में आ जाएगी आपके जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? फिर एक होता है जी वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं हम लोग वाउचर को। वाउचर का मतलब क्या हो गया? दो तरह से वाउचर होते हैं। एक तो होता है जी हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट वाउचर। बिल्कुल बेसिक सा है आपका। इसके अंदर ये है कि अगर मान लो कोई भी खर्चा होता है, मान लो जैसे कि हमने कुछ भी परचेज करा, परचेज ऑफ फर्नीचर लगा लो, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी मतलब कुछ भी खर्चा लगा लिया, परचेज किया, वैसे भी पेमेंट करिए, रेंट पेड करा, तो ये सब जितने भी खर्चे हैं उसको हम लोग कौन से वोचर में फीड करेंगे? क्वेश्चन अगर आ गया तो आपने क्या लिखना है? जितने भी खर्चे जिससे हमारी पेमेंट जा रही है वो सब किस में आ जाएंगे? आपके डेबिट वोचर में। और जितने भी हमारी इनकम हुई, जैसे कि सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ कोई भी फिक्स एसेट है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? क्रेडिट वोचर में।
एक वोचर कंबाइंड वोचर भी होता है जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पक्ष साथ में लिखे होते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन के अंदर आपका अगर सेल हो रही है, वो कैश आ रहा है आपके पास से, तो आपने क्रेडिट साइड में फिल कर देना है। अगर कुछ परचेज किया है तो डेबिट साइड में आपने फिल कर देना है। वाउचर होता क्या है, एक सपोर्टिंग होती है। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हमने डेबिट की एंट्री करी है तो हमें डेबिट वोचर भरना पड़ेगा। अगर हमने कोई क्रेडिट वाली एंट्री करी है, मतलब हमारा जो इफेक्ट है वो क्रेडिट होगा, तो हमने क्या करना है, उसको क्रेडिट वोचर फिल करना है। कई बार दोनों वोचर भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर आगे आपका टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारा ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर बिजनेस होता है। हम हमेशा ही मतलब कि जितनी भी एंट्रीज करते हैं ना, जितनी हमारी जर्नल एंट्री होती है, उसका डबल इफेक्ट होता है। डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट भी बढ़ेगा, और क्रेडिट बढ़ेगा तो हमारा डेबिट भी बढ़ेगा। एक एंट्री के दो पक्ष हैं, तो इसीलिए जो हमारी जो इक्वेशन है वो भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें भी यही होता है कि या तो अगर डेबिट बढ़ेगा, एक डेबिट घटेगा तो क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा, क्रेडिट ही घटेगा तो भी एंट्रीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपस में। जैसे कि मान लो कि हमने कोई कैश परचेज कर लिया, तो कैश चला गया और कुछ सामान आ गया, तो वो डेबिट डेबिट ही हो गया और अपना क्रेडिट पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उधार तो कुछ खरीदा नहीं है। तो इस तरह से ये एंट्रीज होती हैं हमारी। तो टाइप ऑफ अकाउंट हमें ये बताता है कि हमने क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, क्यों डेबिट करना है। तो वो देख लेते हैं एक बार हम। एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है आपका, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर इसमें से क्वेश्चन आपका ना आए। तो सबसे पहले है जी हमारा पर्सनल अकाउंट, फिर है हमारा रियल अकाउंट, फिर है हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन पार्ट हैं हमारे। सबसे पहले है जी आपका नेचुरल, फिर है आपका आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट, फिर है आपका रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो सब आ जाएंगी, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। नॉमिनल के अंदर ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस, ऑल प्रॉफिट एंड ऑल इनकम। ये हो गया आपका। आज भी रिवीजन सीरीज है, काफी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट आपके जो हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ऐसे एक एक बुक उठा लेंगे और जितने टॉपिक है वो सारे कंप्लीट कर देंगे, आपको हेल्प मिलेगी इससे काफी ज्यादा। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल के अंदर नेचुरल पर्सनल में जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये सब आ गए। आर्टिफिशियल के अंदर किसी भी बैंक का नाम है, HDFC, कोई भी कंपनी है, डाबर, ये सब क्या है आर्टिफिशियल। फिर आ गया रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। प्रीपेड आ जाए चाहे आउटस्टैंडिंग आ जाए, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम, ये ध्यान नहीं रखना आपने, सिर्फ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग देखना है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, या कोई भी अदर एक्सपेंस या इनकम कोई भी आ जाए, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर रही हो, तो ये सब किस में आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपका रूल कौन सा फॉलो होगा इसके अंदर, रूल कौन सा फॉलो होगा आपका, होगा जी
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको हमने डेबिट कर देना है, और जो जिसको हम कुछ दे रहे हैं उसको हमने क्रेडिट कर देना है। माइंड में रखना ये हमेशा ही। राम को पैसा मिला, राम को पैसा दिया गया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर आ गया रियल अकाउंट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल बोल सकते हैं, इनटेंजिबल बोल सकते हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, फर्नीचर है, जिसको हम लोग विच टाइप ऑफ एसेट वी कैन टच, वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कौन सी है? टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट जो है तो सही लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन वैल्यू है उसकी, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सब कौन से हैं? नॉन टेंजिबल एसेट। इसके ऊपर कौन सा रूल फॉलो होगा? उसके ऊपर रूल फॉलो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ गया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट। फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, मान लो 5,000। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल मतलब कि जितने भी खर्चे आ जाएं, जो इन दोनों को छोड़ के जो रह गया वो सारा नॉमिनल में आ जाएगा। जितने भी खर्चे हुए सब नॉमिनल में, जितनी भी इनकम हुई सब नॉमिनल में, जितने भी लॉस हुए, जितने भी प्रॉफिट हुए, सबके सब नॉमिनल में। रूल कौन सा फॉलो होगा? डेबिट ऑल लॉसेस एंड expenses, credit all income and profit। 3 टाइप से अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। नॉमिनल के अंदर ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड इनकम, सबकी सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। पूरा का पूरा सार है ये अकाउंट का। इसी के ऊपर ही जर्नल एंट्रीज बेस होती हैं, इसी से अकाउंट बनता है, इसी से सब कुछ है। ये तीनों रूल आ गए तो कोई भी जर्नल एंट्री हमारी हटा नहीं सकता। ठीक है, अब कर लेते हैं टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर के अंदर क्या है जी हमारा? 2 टाइप से होता है। पिछली बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था इसके अंदर। इसमें क्या क्वेश्चन था कि आपकी क्लरिकल मिस्टेक कौन सी है? क्लरिकल मिस्टेक हमारी थी जी, एक तो एरर ऑफ ओमिशन और एक एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा ऑप्शन था एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो कभी भी क्लरिकल मिस्टेक नहीं होती। तो आपने देखना है, सबसे पहले तो है जी एरर ऑफ ओमिशन, फिर है एरर ऑफ कमीशन, फिर है एरर ऑफ ओमिशन कमीशन कंपनसेटिंग, फिर है जी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, और एक है आपका एरर ऑफ कैपिटल एंड
रिवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम। ये है जी आपका, देखिए ध्यान से। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हो गया, भूल चूक। मैंने एंट्री की ही नहीं, मान लो मैंने कुछ भी सेल करा, मैंने 10,000 की आइटम सेल कर दी, तो मैंने ना तो सेल दिखाई ना ही मैंने कैश दिखाया, कुछ भी नहीं करा, तो क्या एंट्री हो गई, भूल चूक की। भूल चूक की एंट्री है एरर ऑफ ओमिशन। और हो सकता है मैं सेल तो मैंने दिखा दी लेकिन मैंने कैश की एंट्री नहीं करी, हो सकता है कैश की एंट्री कर दी हो, सेल की एंट्री ना करी हो, तो ये कौन सी हो जाएगी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। फिर आ गया एरर ऑफ कमीशन। 10,000 रुपए की सेल करी और मैंने 1,000 रुपए की सेल दिखा दी, कमीशन। गलती से 5,000 की सेल करी और 500 रुपए दिखा दी, 550 की करी, 555 की दिखा दी। ये सब क्या है, हमारी एरर ऑफ कमीशन। गलती से लिखने में पेन ऊपर नीचे हो गया, माइंड से स्किप हो गया, तो क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। फिर है एरर ऑफ कंपनसेटिंग। 5,000 की सेल करी और 5,000 की परचेज करी, दोनों की एंट्री लिखना भूल गए, कंपनसेट हो गया। 5,000 रुपए आए और 5,000 ही चले गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला, क्योंकि उस जो एरर है उसने कंपनसेट कर दिया, क्षतिपूर्ति कर दी, तो वो कौन सी एरर होगी, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। फिर आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेन तो यही बनता है एरर ऑफ कैपिटल, रिवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम। मतलब कि क्या हुआ कि कैपिटल टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने रिवेन्यू टाइप के नेचर के अंदर एंटर कर दिया, या रिवेन्यू टाइप के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमने किसमें, कैपिटल में कर दिया। लाइक एज मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज कर दी हमने बढ़िया सी, और मशीनरी परचेज करने के बाद 10,000 रुपए, साथ में इंस्टॉलेशन चार्ज लगा, इंस्टॉलेशन चार्ज, लेकिन हमने इंस्टॉलेशन चार्ज को अलग दिखा दिया और मशीनरी 50,000 की अलग दिखा दी, जबकि मशीनरी तो हमें 60,000 की पड़ी है, तो 10,000 को हमें मशीनरी में दिखाना चाहिए था, 10,000 को हमें इंस्टॉलेशन चार्ज को अलग से रिपेयर या किसी और अदर एक्सपेंस में नहीं डालना था। ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, क्लरिकल मिस्टेक में तो आपने गलती से भूल गए, गलती से ऊपर नीचे हो गया, 2 एंट्री इकट्ठी भूल गए, कंपनसेट होगी, ये तो आपकी है एरर ऑफ मतलब कि क्लरिकल मिस्टेक। और एरर ऑफ प्रिंसिपल आपकी कौन सी मिस्टेक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है आपकी जो कि क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये कुछ मिस्टेक्स हैं एरर की। अच्छा, एक होता है आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ये वाला क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जिनका की सस्पेंस जो ट्रायल बैलेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि आपने एंट्री कर दी और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच कर गया, वो कौन सी एंट्री है, जैसे कि एरर ऑफ कंपनसेटिंग है। एरर ऑफ कंपनसेटिंग के अंदर 500 रुपए की सेल हुई, 500 परचेज हो गई, 5,000, तो बैलेंस तो मिल जाएगा क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। और एक है जी आपका एरर ऑफ ओमिशन, आप भूल गए, ना तो आपने सेल लिखी, ना आपने सेल लिखी, ना ही कैश की एंट्री करी, ना डेबिट बढ़ा ना क्रेडिट बढ़ा, तो ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो दोनों की दोनों एंट्री से ही आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एरर ऑफ ओमिशन में अगर दोनों ही एंट्री भूल गए हैं तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछ सकता है इस तरह से कि कौन सी ऐसी एंट्री है जिसका कि कैश के ऊपर कोई, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, जबकि जैसे कि कंपनसेटिंग है, इस तरह की एंट्रीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक बार सस्पेंस अकाउंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये सेशन खत्म करेंगे। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट संदेह खाता, मतलब कि एक, मतलब सस्पेंस का मतलब होगा कि एक टेंशन तो है बनी हुई। सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमने क्या किया, एक बार एक टेम्परेरी सा खाता बनाया, कोई बैलेंस हमारा मैच नहीं कर रहा और हमने अगले दिन रिपोर्ट देनी है, तो अब क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। उसके अंदर हम अगर डेबिट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस का नहीं मिल रहा
तो डेबिट साइड से बढ़ा देंगे, क्रेडिट का नहीं मिल रहा तो क्रेडिट साइड से बढ़ा के एक बार उसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हम बाद में उसको मैच करेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, आपका परमानेंट अकाउंट है या फिर आपका टेम्पोरेरी है, यानी अनिश्चित काल के लिए है या फिक्स है। तो अनिश्चित काल के लिए, टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आ जाता है आपका। तो कुछ टॉपिक मैंने आपको 4-5 टॉपिक आप कराए हैं आज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं अगली बार कराऊंगी आपको। तो इस तरह से अब जो है वीडियोस के अंदर आपको लगभग रिवीजन सीरीज मिलेगी, 4-4, 5-5 टॉपिक एक ही वीडियो में आप लोग कवर कर पाएंगे, ताकि आपको बेनिफिट मिले इस चीज का, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रह गया है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरे हिसाब से तैयारी आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए कि आपको आज वाली वीडियो से हेल्प मिली क्या, आपको पहले से ज्यादा बेनिफिट हुआ क्या। तो आप लोग बताइएगा ताकि हम उसको आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर टॉपिक वाइज जो चल रहा है उस हिसाब से करते रहेंगे। देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी तो आप लोग बढ़िया से कमेंट करें, और अगर लग रहा है कि कोई और सुझाव दे सकते हो तो अभी भी दे दो, क्योंकि टाइम अब काफी कम है, इसलिए अब सुझाव वगैरह ऐसे दीजिए जो काफी इफेक्टिव हो। अदरवाइज तो जिस तरह से हमारी तैयारी चल रही है हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ।